सब्सक्राइब कीजिए अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपको करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड, जिसके ऊपर मिलते हैं आपको फ्री में बेस्ट कोर्सेस। तो वहाँ पर मैं भी पढ़ाता हूँ। तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको उसके अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने सर्च बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आपको मेरा नाम लिखना है अजय पाल। फिर आपको मेरी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी इस प्रकार से, ये मेरी फ़ोटो दे रखी है। फिर आपको वहाँ से फॉलो करना है। अगर आप मेरे कोर्सेस देखना चाहते हैं मैथमेटिक्स जनरल साइंस के, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना अपडेट करता हूँ मैं। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजू एजुकेशन पर। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक थ्योरी की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर, जिसको परिणामित्र बोला जाता है हिंदी में। तो इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं इस क्लास में, तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर कोई भी एग्ज़ाम हो आईटी बेस पे, जो आईटी इलेक्ट्रिशियन बेस पे कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसके अंदर ट्रांसफर से संबंधित क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर अच्छी लगेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति या हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर के लिए करोड़ में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है? टंगस्टन, सिलिकॉन स्टील, फेराइट कोर या स्टेनलेस स्टील? कौन सा आंसर होगा? यानी उच्च आवृत्ति के बारे में पूछा गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स के लिए करोड़ में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी फेराइट कोर काम में ली जाती है। हमेशा आपको याद रखना है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स की बात की जाए तो उसमें हमेशा करोड़ में फेराइट कोर पदार्थ काम में लिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, जिसको भी आंसर पता है जल्दी से बता दीजिए। बार पर और शून्य बार पर, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। बार पर और शून्य बार पर परिणामित्रों में हानियाँ होती है या ट्रांसफार्मरों में हानियाँ होती है। तो शून्य बार हानि के 2 घटक होते हैं, एक होती है भंवर धारा और दूसरी होती है हिस्टैरिसीस हानि। तो परिणामित्र के किस भाग में भंवर धारा हानि होती है? वाइंडिंग में, करोड़ में, ब्रीदर में या तेल में? कौन सा आंसर होगा? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार पर और शून्य बार पर हमेशा ट्रांसफार्मर में हानियाँ पैदा होती है। तो आपको बताना है, शून्य बार हानि के 2 घटक होते हैं, एक होती है भंवर धारा हानि, एक होती है हिस्टैरिसीस हानि। और ट्रांसफार्मर के कौन से भाग में भंवर धारा हानि पैदा होती है, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताए। हाँ, तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी करोड़ में होती है हमेशा। चलिए मैं आपको इनकी हानियों के बारे में बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर की हानियाँ होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली होती है लोहे हानि। जो लोहे हानि होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली होती है एडी धारा क्षति या एडी धारा हानि, या इसको भंवर धारा हानि भी बोला जाता है। यानी 2 नाम होते हैं, दोनों में से एग्जाम में कोई भी नाम दिया हुआ हो सकता है। यानी ट्रांसफार्मर की जो हानि होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है लोहे हानि, दूसरी होती है ताम्र हानि या ताम्र क्षति भी बोल सकते हैं। तो लोहे हानि होती है वो 2 प्रकार की होती है, आपको याद रखना है। एक होती है एडी धारा क्षति या एडी धारा हानि, जिसको भंवर धारा हानि भी बोला जाता है, और दूसरी होती है हिस्टैरिसीस हानि। तो चलिए बता देता हूँ दोस्तों आपको इन हानियों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर, यानी लोहे हानि के बारे में। यानी इसको 2 भागों में बांटा गया है, मैंने आपको बता दिया है, एडी धारा क्षति और हिस्टैरिसीस क्षति। तो लोहे हानि क्या होती है, इसको ध्यान से देखिएगा। यानी ट्रांसफार्मर की लोहे क्रोड के द्वारा पैदा होने वाली विद्युत शक्ति की क्षति या विद्युत शक्ति की या विद्युत पावर की जो हानियाँ होती है उसे लोहे हानियाँ कहते हैं। और इस हानि का मान या इस क्षति का मान है वो प्रत्येक लोड पर समान एवं नियत रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो लोहे हानि होती है इसका मान हमेशा प्रत्येक लोड पर, यानी लोड कम या ज़्यादा हो जाने पर भी समान और नियत रहता है, इसलिए इसे नो लोड क्षति भी कहते हैं। तो लोहे हानियों को क्या बोला जाता है? नो लोड क्षति भी बोल सकते हैं। अब जानते हैं एडी धारा क्षति के बारे में। यानी लोहे हानि होती है वो दोस्तों 2 प्रकार की होती है। पहली होती है एडी धारा क्षति,
यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांतों के अनुसार किसी जो प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित होने वाला चालक में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है और इसके अनुरूप हमेशा ट्रांसफार्मर की जो करोड़ होती है या कोर बोल सकते हैं, तो उसमें भी विद्युत वाहक बल या ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो इस विद्युत वाहक बल के कारण करोड़ में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धाराएं होती है वो अनावश्यक रूप से विद्युत शक्ति की खपत करती है, जिसे क्या बोला जाता है, एडी धारा क्षति या एडी धारा हानि बोला जाता है। और इस क्षति के कारण या इस हानि के कारण करोड़ तथा ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं। यानी हमेशा जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं तो उनकी करोड़ और ट्रांसफार्मर पूरे के पूरे गर्म कौन सी हानि की वजह से होती है, तो इसका आंसर आपको देना है एडी धारा क्षति के कारण। यानी मैंने आपको बता दिया है एडी धारा क्षति क्या होती है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांतों के अनुसार अगर कोई प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित होने वाले चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है और इसके अनुरूप ट्रांसफार्मर की जो करोड़ होती है या कोर होती है तो उसमें विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। तो इस विद्युत वाहक बल के कारण हमेशा करोड़ में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धाराएं होती है वो अनावश्यक रूप से या विचलित रूप से विद्युत शक्ति की खपत करती है, तो इसे ही एडी धारा क्षति बोला जाता है। अगला है दोस्तों हिस्टैरिसीस क्षति। यानी मैंने आपको बताया दो प्रकार की होती है लोहे हानियाँ। एक होती है मैंने आपको बता दिया है एडी धारा क्षति, दूसरी होती है हिस्टैरिसीस क्षति। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा इनको। तो हिस्टैरिसीस हानि के बारे में बता देता हूँ। लोहे आदि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने से विद्युत शक्ति की जो खपत होती है उससे हिस्टैरिसीस हानि बोला जाता है। तो हिस्टैरिसीस हानियाँ कौन सी होती है, यानी लोहे आदि चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो ट्रांसफार्मर में, उनमें बार बार चुंबकित या विचुंबकित या आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, तो उन्हीं के कारण जो विद्युत शक्ति की या विद्युत पावर की जो खपत होती है उसे हिस्टैरिसीस हानियाँ बोला जाता है। अगला है दोस्तों 2 नंबर यानी ताम्र हानि। ताम्र हानियाँ क्या होती है इसको ध्यानपूर्वक देख लेना, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यानी कॉपर लॉस भी बोल सकते हैं, कई बार कॉपर लॉस भी लिखा हुआ आता है। तो यह विद्युत शक्ति की वह क्षति है जो वाइंडिंग्स के प्रतिरोध के कारण पैदा होती है और इस क्षति का मान है वो लोड बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी लोड के बढ़ने के साथ साथ कौन सी हानि बढ़ जाती है, तो इसका आपको आंसर याद रखना है ताम्र हानियाँ या कॉपर हानियाँ या कॉपर लॉस। तो यह विद्युत शक्ति की वह हानियाँ होती है या क्षति होती है जो वाइंडिंग्स के प्रतिरोध के कारण पैदा होती है। यानी वाइंडिंग में जो प्रतिरोध होता है उनके कारण पैदा हो जाती है और इस क्षति का मान है वो लोड जितना भी बढ़ता जाएगा उतना ही इस ताम्र क्षति का मान भी बढ़ता जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताए। परिणामित्र करोड़ के लिए अधिक धारणशीलता वाला चुंबकीय पदार्थ प्रयोग किया जाता है, तो शक्ति परिणामित्र में करोड़ के लिए प्रयुक्त पदार्थ का नाम क्या होता है? फेराइट, टंगस्टन, सिलिकॉन इस्पात या कास्ट स्टील, कौन सा आंसर होगा? तो परिणामित्र को मैंने आपको बता दिया ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है। यानी ट्रांसफार्मर करोड़ के लिए अधिक धारणशीलता वाला चुंबकीय पदार्थ प्रयोग किया जाता है, तो शक्ति परिणामित्र या पावर ट्रांसफार्मर में करोड़ के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ का नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर जिसको भी पता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी सिलिकॉन इस्पात हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। टैप्ड ट्रांसफार्मर वह है, यानी जो टैप्ड ट्रांसफार्मर बोला जाता है जिसको, तो वह कौन सा होता है? जल्दी से बता दीजिए। यानी टैप्ड ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? तेल बाहर निकालने के लिए टैप हो, या प्राथमिक कुंडलन में से एक या अधिक मध्य सिरे निकाले गए हों, या वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीयक कुंडलन में से कई मध्य सिरे या टेपिंग्स निकाली गई हो। तो मध्य सिरे निकाले जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? टेपिंग। या उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। यानी टैप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीयक कुंडलन में कई मध्य सिरे निकाले जाते हैं या टेपिंग्स निकाली जाती है, उसको ही टैप्ड ट्रांसफार्मर बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। परिणामित्र करोड़ में भंवरधारा हानियाँ और हिस्टैरिसीस हानियाँ होती है, तो परिणामित्र में भंवरधारा हानियाँ कैसे कम की जाती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको हानियों के बारे में बता दिया है। परिणामित्र करोड़ में भंवरधारा हानियाँ और हिस्टैरिसीस हानियाँ होती है,
तो ट्रांसफार्मर में भंवरधारा हानियाँ कैसे कम की जाती है? प्रचलित क्रोड को अपनाकर, या स्टील क्रोड को अपनाकर, या चुंबकन धारा को बढ़ाकर, या टैंक में तेल डालकर? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। परिणामित्र क्रोड में या ट्रांसफार्मर क्रोड में भंवरधारा हानियाँ और हिस्टैरिसीस हानियाँ होती है। तो परिणामित्र में भंवरधारा हानियाँ कैसे कम की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी हमेशा प्रचलित क्रोड को अपनाकर, या जो क्रोड होती है उसको प्रचलित बनाकर। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। बिजली ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस के नुकसान को कम करने के लिए उपयोग में होने वाली स्टील जो स्टैंपिंग होती है उसका नाम क्या है? कार्बन स्टील, या कास्ट स्टील, या सिलिकॉन स्टील, या स्टेनलेस स्टील? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। यानी बिजली ट्रांसफार्मर होता है, उसमें हिस्टैरिसीस के नुकसान को अगर हमें कम करना हो तो उसके लिए उपयोग में होने वाली जो स्टील की स्टैंपिंग होती है उसका नाम क्या होता है? सिलिकॉन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट स्टील, या कार्बन स्टील? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सिलिकॉन स्टील। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, या सोडियम सिलिकेट, सिलिका जेल, या कॉपर सल्फेट? कौन सा आंसर होगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सिलिका जेल। तो मैं आपको सिलिका जेल के बारे में बताऊंगा क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिलिका जेल से संबंधित। अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप चलिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। ट्रांसफार्मर की कुशलता या स्किल बोल सकते हैं कुशलता को, ये तो आपको भी पता है, और इनकी इनपुट और आउटपुट पावर का पता लगाकर निर्धारित की जाती है। और इस कार्य के लिए पावर की इकाई होती है वो होती है केवीए या केडब्ल्यू। तो पूरी दिन की कुशलता जांचते समय किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो टेक्निकल हेल्पर में भी कई बार पूछा गया है। जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर की जो कुशलता होती है, स्किल होती है, अगर हमें उनकी इनपुट और आउटपुट पावर का पता लगाकर निर्धारित की जाती है। और इस कार्य के लिए अगर पावर की इकाई होती है केवीए या केडब्ल्यू, दोनों में से एक होती है, यानी छोटे बड़े ट्रांसफार्मरों के आधार पर होती है। तो पूरे दिन की अगर हमें कुशलता जांचना है तो उस समय कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताए, KVAR या KW या KVA या KWH? कौन सा आंसर होगा? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा KWH, किलो वाट घंटा, हमेशा किलोवाट घंटा में होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, जल्दी से बता दीजिए, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर में रेगुलेशन का प्रतिशत किसमें दर्शाया जाता है? यानी ट्रांसफार्मर में जो रेगुलेशन का प्रतिशत होता है उसको किस में दर्शाया जाता है, या उसका सूत्र कौन सा होता है? जल्दी से बता दीजिए। VNL माइनस VFL बटे में VFL गुणा में 100, या VFL माइनस VNL बटे में VFL इंटू 100? कौन सा होगा? जल्दी से बता दीजिए इनमें से आंसर। जिसको भी आंसर बताए जल्दी से बताए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी VNL हो जाएगा। सही तरीके से टाइप नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों VNL माइनस VFL बटे में हो जाएगा VFL इंटू हो जाएगा 100। यहाँ पर VNL का मतलब होता है नो लोड की वोल्टेज कितनी है, माइनस में हो जाएगा फुल लोड की वोल्टेज, बटे में हो जाएगा फुल लोड की वोल्टेज, और सभी के गुणा में हो जाएगा 100। इस प्रकार से हम ट्रांसफार्मर में रेगुलेशन का जो प्रतिशत है उसको निकाल सकते हैं। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। यानी VNL माइनस हो जाएगा VFL, यानी
बटे में हो जाएगा VFL इंटू हो जाएगा 100। ये इसका सूत्र होता है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताए। किसी ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि या कॉपर लॉस शक्ति की वह क्षति होती है जो खालिस्तान के कारण पैदा होती है। एडी धारा, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन, कुंडलन, प्रतिरोध या विरोधी विद्युत वाहक बल। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कॉपर लॉस के बारे में। किसी ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि या ताम्र क्षति शक्ति की वह क्षति होती है या हानि होती है जो किसके कारण पैदा होती है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जो कुंडलन के प्रतिरोध होता है उसके कारण पैदा होती है। जितना लोड बढ़ेगा उतनी ही ताम्र हानियाँ भी बढ़ेगी, क्योंकि उतना ही गर्म होगा, उसी प्रकार से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कुंडलन प्रतिरोध के कारण। अगला हमारे क्वेश्चन है 11 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताए। वह अधिकतम भार क्या है जिस तक खुला डेल्टा परिणामीतर या ट्रांसफार्मर सुरक्षा पूर्वक भार को पर्याय बनाए रख सकता है। यह बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। वह अधिकतम भार कितना है या लोड कितना है वह अधिकतम जिस तक अपना जो ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर होता है, ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर होता है, वो सुरक्षा पूर्वक भार को पर्याय बनाए रख सकता है या सीमित रख सकता है। 33%, 50%, 58% या 66%। जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताए। यानी ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर होता है वह सुरक्षा पूर्वक भार को अधिकतम कितना बनाए रख सकता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 58% तक, यानी अपने ऊपर से जो उसकी लिमिट होती है उससे ऊपर 58% तक बनाए रख सकता है। ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर, एक स्थिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडलन में या सेकेंडरी वाइंडिंग में स्थिर वोल्टेज उत्पन्न हो रही है। तो द्वितीयक कुंडलन या सेकेंडरी वाइंडिंग का जो प्रेरणिक प्रतिघात होता है उसके समांतर में जुड़े संधारित्र या कैपेसिटर्स की प्रतिघात के तुल्य है। तो परिपथ की इस अवस्था को क्या बोला जाता है, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताए। संतृप्तता जिसको सैचुरेशन बोला जाता है, या तुल्यता जिसको इक्विवेलेंस बोला जाता है, या उत्तम जिसको बेस्ट बोला जाता है, या अनुनाद जिसको रेजोनेंस बोला जाता है। कौन सा आंसर होगा। बहुत बार एग्जाम पूछा गया, ये भी DMRC में आया हुआ है। एक स्थिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर है तो उसकी द्वितीयक कुंडलन या सेकेंडरी वाइंडिंग में स्थिर वोल्टेज उत्पन्न हो रही है, यानी वोल्टेज है वो स्थिर प्रकार की है। तो सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है उसका प्रेरणिक प्रतिघात है वो उसके समांतर में जुड़ा हुआ एक कैपेसिटर है, तो उसके प्रतिघात के तुल्य है या बराबर है। तो परिपथ की इस अवस्था को क्या बोला जाता है, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर जरूर कीजिए अंत में। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अनुनाद बोला जाता है उसको, या रेजोनेंस बोल सकते हैं। यानी कई बार क्या होता है हम हिंदी के शब्द याद नहीं रख पाते, तो आपको रेजोनेंस याद रखना है। अगर एग्जाम में कुछ भी आ जाए यहाँ पे तो आपको रेजोनेंस इंग्लिश में देख लेना है, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। विभव परिणामीतर जिसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोला जाता है जो कि वोल्टमीटर में स्थित होता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उससे वोल्टमीटर के वियोजन के समय, या अगर हम वोल्टमीटर से जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसको हटाएंगे तो उस समय आपको कौन सी सावधानी बरतनी है। यानी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिससे कि आपके आसानी से समझ में आ जाए। विभव परिणामीतर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से वोल्टमीटर के वियोजन के समय आपको कौन सी सावधानी बरतनी है। क्या विभव परिणामीतर द्वितीय टर्मिनल का जो विवृत है वो विद्युत रोधन करना है, या विवृत परिपथ पर द्वितीयक टर्मिनलों का भू संपर्क करना है, या विभव परिणामीतर द्वितीयक के टर्मिनलों को लघुपथित करना है, या शॉर्ट सर्किट बोल सकते हैं इसको लघुपथित को, या डिसकनेक्टिंग या वियोजन बोल सकते हैं। तो उसके बाद जो सेकेंडरी के टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच उच्च प्रतिरोधी शंट का संयोजन करना है। कौन सा आंसर होगा। यानी कोई भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है तो उससे अगर हमें वोल्टमीटर के वियोजन के समय आपको कौन सी सावधानी बरतनी है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी वियोजन के बाद हमेशा जो द्वितीयक टर्मिनल्स होते हैं जो वोल्टमीटर के, अगर हम
वोल्टमीटर के अंदर से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को निकाल लेंगे तो उन दोनों सिरों के बीच में उच्च प्रतिरोधी शंट का संयोजन करेंगे, यानी हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसकी वजह से आपस में तार शॉर्ट ना हो दोनों, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताए। परिणामीत्र के अतितापन या ओवर हीटिंग का क्या कारण हो सकता है? उच्च परिवेशी तापमान, निवेश, वोल्टता अति न्यून है या भार बहुत अधिक है या परिणामीत्र से आरक प्राथमिक से द्वितीयक को, कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए। यानी ट्रांसफार्मर के ओवर हीटिंग का क्या कारण हो सकता है, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी भार बहुत अधिक है, इसी वजह से ओवर हीटिंग हो रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताए। पावर ट्रांसफार्मर क्राउड के निर्माण के लिए किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? मृदु इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात, सिलिकॉन इस्पात, जंगरोधी इस्पात, कौन सा आंसर होगा? यानी पावर ट्रांसफार्मर क्राउड के निर्माण के लिए कौन से द्रव्य का उपयोग किया जाता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सिलिकॉन इस्पात हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताएं। IS 3156 के नियम के अनुसार एक फेज और 3 फेज विभव परिणामीत्र या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है तो उसकी जो सेकेंडरी वोल्टता का निर्धारित मान कितना होता है? 240 वोल्ट और 415 वोल्ट या 230 वोल्ट और 400 वोल्ट या 220 वोल्ट और 380 वोल्ट या 100 वोल्ट और 110 वोल्ट, कौन सा आंसर होगा? IS 3156 के अनुसार एक फेज और 3 फेज विभव परिणामीत्र या ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, तो द्वितीयक वोल्टता का निर्धारित मान क्या होगा? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 240 वोल्ट और 415 वोल्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताएं। आपको क्या करना होगा जब सीटी के टर्मिनलों से एमीटर डिस्कनेक्ट करेंगे? यानी करंट ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं सीटी को, तो उसके टर्मिनलों से एमीटर डिस्कनेक्ट करेंगे। यानी ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा था, जो वोल्टमीटर में से निकाला गया था। आपको क्या करना है जब सीटी के टर्मिनलों से एमीटर या एम्पियर मीटर डिस्कनेक्ट करेंगे? ग्राउंडिंग सीटी के माध्यम या एमीटर को डिस्कनेक्ट करने से पूर्व करंट ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स को लघु परिबद्ध कर दिया जाएगा या शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा, या एमीटर रखने के बाद सीटी के टर्मिनलों के बीच एक प्रतिरोध अलग धकेलना पड़ेगा, या आपूर्ति से प्राथमिक रखती है? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी एमीटर को डिस्कनेक्ट करने से पूर्व है वो करंट ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स को लघु परिबद्ध कर दिया जाएगा या शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। परिणामीत्र कार्य करता है केवल डीसी पर, केवल एसी पर, एसी व डीसी दोनों पर, या पल्सेटिंग डीसी पर, कौन सा आंसर होगा? ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केवल एसी पर। अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताएं। परिणामीत्र की दक्षता उच्च होती है तो यह क्या कारण होता है? एक स्थिर मशीन है या दायिता युग्मन की तरह उपयोग होता है या विद्युत युग्मन होता है या प्रेरक युग्मन होता है, कौन सा आंसर होगा? यानी ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो उच्च क्यों होती है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी यह एक स्थिर मशीन होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताए। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक होती है वाइंडिंग्स, वो खालिस्तान रूप से जुड़ी होती है। यानी कैसे जुड़ी होती है प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग? विद्युतीय रूप से या चुंबकीय रूप से या विद्युत व चुंबकीय या उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा आंसर होगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिणामीत्र की प्राथमिक व द्वितीयक होती है वो किस रूप से जुड़ी होती है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, हमेशा चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। परिणामीत्र विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है, जो कि सामान्यतः खालिस्तान को बदल देता है। शक्ति को, आवृत्ति को, वोल्टता को या समय अंतराल को, किस चीज़ को बदलता है?
ट्रांसफार्मर, जल्दी से बता दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ट्रांसफार्मर होता है वो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से हमेशा दूसरी परिपथ में स्थानांतरित करता है, जो कि सामान्यतः किसको बदल देता है, पावर को या आवृत्ति को या वोल्टता को या समय अंतराल को। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वोल्टता को बदलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। परिणामित्र की जिस कुंडलन में टर्नों की संख्या अधिक होती है तो वह कुंडलन क्या कहलाती है, टर्सरी कुंडलन या निम्न वोल्टता कुंडलन या उच्च वोल्टता कुंडलन या डेल्टा कुंडलन। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परिणामित्र की जिस कुंडलन में टर्नों की संख्या अधिक होती है तो वह कुंडलन कौन सी कहलाती है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उच्च वोल्टता कुंडलन बोला जाता है जिसको। अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताए। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की करोड़ में स्थापित फ्लक्स होता है शुद्ध प्रत्यावर्ती, गुणमान, स्थिर या प्रत्यावर्ती व गुणमान किस प्रकार का होता है। कोई भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसकी करोड़ में स्थापित होने वाला या उत्पन्न होने वाला जो फ्लक्स होता है वो किस प्रकार का होता है दोस्तों, शुद्ध प्रत्यावर्ती या घूर्णनमान, घूमने वाला, या स्थिर या प्रत्यावर्ती व गुणमान, या प्रत्यावर्ती और घूमने वाला दोनों प्रकार का होता है। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी शुद्ध प्रत्यावर्ती होता है हमेशा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। एक ट्रांसफार्मर की करोड़ में उत्पन्न उच्चतम फ्लक्स खालिस्तान होता है, प्रदाय आवृत्ति के समानुपाती होता है या प्राथमिक वोल्टता के विलोम अनुपाती होता है या प्रदाय आवृत्ति का दोगुना होता है या प्रदाय जो आवृत्ति होती है उसके विलोम अनुपाती होता है। कौन सा आंसर होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। यानी एक ट्रांसफार्मर की करोड़ में उत्पन्न होने वाला जो उच्चतम फ्लक्स है वो कैसा होता है, जो प्रदाय की आवृत्ति होती है उसके समान अनुपाती होता है या प्रदाय के जो आवृत्ति है वो उसका दोगुना होता है या प्राथमिक वोल्टता के विलोम अनुपाती होता है या प्रदाय आवृत्ति के विलोम अनुपाती होता है। कौन सा आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रदाय की जो आवृत्ति होती है उसके हमेशा विलोम अनुपाती होता है, यानी उल्टा होता है हमेशा। यानी करोड़ में जो फ्लक्स है वो जितना फ्लक्स बढ़ेगा उतनी ही आवृत्ति घटती जाएगी और जितनी आवृत्ति बढ़ेगी उतना ही उसका फ्लक्स भी घटता जाएगा, यानी विलोम अनुपाती होता है। समानुपाती होता है, समानुपाती का मतलब होता है जितना फ्लक्स बढ़ेगा उतना ही आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी उतना ही फ्लक्स बढ़ेगा। लेकिन विलोम अनुपाती का मतलब होता है उल्टा, यानी फ्लक्स बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी और आवृत्ति बढ़ेगी तो फ्लक्स घटेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर में खालिस्तान परिवर्तन करने का गुण नहीं होता है, वोल्टता, प्रतिबाधा, शक्ति या धारा किसको परिवर्तन करने का गुण नहीं होता है, जल्दी से बता दीजिए। जो ट्रांसफार्मर होता है उसको उसके अंदर कौन सा गुण नहीं होता है इनमें से। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी शक्ति को नहीं बदल सकता है, वोल्टता, प्रतिबाधा और धारा को परिवर्तन कर सकता है, यानी शक्ति को परिवर्तन करने का गुण नहीं होता है, पावर। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर, यदि परिणामित्र की करोड़ में वायु अंतराल रह जाए तो क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। जिसको भी आंसर बताया टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि परिणामित्र की करोड़ में वायु अंतराल रह जाए तो क्या होगा, चुंबकीय पथ की जो प्रतिस्तंभ है वो घट जाएगी या हिस्टैरिसीस हानियाँ कम हो जाती है या बहुड़धार हानियाँ बढ़ जाती है या चुंबकन धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। कौन सा आंसर होगा। यदि ट्रांसफार्मर की करोड़ में वायु अंतराल रह जाए तो क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, यानी चुंबकन धारा का जो मान है वो बहुत बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी अगर ट्रांसफार्मर की करोड़ में वायु अंतराल रह जाए या वायु अंतराल बढ़ जाए तो चुंबकन धारा का जो मान है वो बढ़ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। ट्रांसफार्मर में लोहा क्रोड का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, यानी किसके लिए किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। यानी ट्रांसफार्मर या परिणामित्र में लोहा क्रोड का उपयोग क्यों किया जाता है, शक्तिशाली चुंबकन युग्म बनाने के लिए, भार बढ़ाने के लिए, करोड़ हानियाँ कम करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी शक्तिशाली चुंबकीय युग्म बनाने के लिए हमेशा लोहा क्रोड का उपयोग किया जाता है, यानी लोहा सबसे अच्छा चालक होता है हमेशा चुंबक का।
अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। परिणामित्र की प्राथमिक कुंडलन में प्रति टर्न वोल्टेज द्वितीयक कुंडलन की प्रति टर्न वोल्टेज की अपेक्षा किस प्रकार की होती है? कम होती है, अधिक होती है, समान होती है या आधी होती है? कौन सा आंसर होगा? या ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें प्रति टर्न वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग की प्रति टर्न वोल्टेज की अपेक्षा किस प्रकार की होती है? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी समान होती है हमेशा, आपको याद रखना है, यानी बराबर होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन को दिष्ट धारा प्रदाय से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? या ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको अगर हम किसी डीसी विद्युत से जोड़ देते हैं तो क्या होगा? प्राथमिक कुंडलन में कम धारा प्रवाहित होगी या प्राथमिक का सरण जो प्रतिघात है या लीकेज रिएक्टेंस है वो बढ़ जाएगा या करोड़ हानियाँ बढ़ जाएगी या प्राथमिक कुंडलन जल जाएगी? कौन सा आंसर होगा? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी प्राथमिक कुंडलन है वो जल जाएगी अगर हम उसको डीसी से जोड़ देते हैं तो। अगला हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक परिणामित्र है या एक ट्रांसफार्मर है जिसकी क्षमता कितनी है? 40 kVA और प्राथमिक कुंडलन है उसके द्वारा 100 वोल्ट से जुड़ा है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग है तो उसकी स्रोत वोल्टेज कितनी है? 100 वोल्टेज और परिणामित्र की जो दक्षता है वो है 80%। तो द्वितीयक वोल्ट है वो 240 वोल्ट हो तो प्राथमिक कुंडलन में धारा का मान क्या होगा? यानी पूछा गया है कि एक ट्रांसफार्मर है उसकी क्षमता है 40 kVA, तो जो प्राथमिक कुंडलन है या प्राइमरी वाइंडिंग है तो उसके द्वारा 100 वोल्टेज से जुड़ा है, यानी 100 वोल्टेज है प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज और द्वितीयक वोल्टता है वो है 240 वोल्टेज। तो आपको बताना है प्राइमरी कुंडलन में धारा का मान। जिसको भी आंसर पता है जल्दी से बता दीजिए या निकालना था निकाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, हमेशा अगर धारा निकालना हो तो यहाँ पे दे रखा है 40 kVA, यानी 40 K का मतलब हो गया 1000 और वोल्ट एम्पियर यानी 40,000 हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं 40 गुणा में 1000 बटे में हो जाएगा वोल्ट कितनी दे रखी है। अगर हमें प्राइमरी की निकालनी है प्राथमिक की निकालनी है यानी 100 वोल्ट हो जाएगा। अगर द्वितीय की निकालनी होती है तो उसका आंसर हो जाता बटे में 240। तो हमें प्राइमरी की निकालनी है तो इसका मतलब 100 हो जाएगा बटे में 2 0 गया और 40 को 10 से गुना कर दिया, यानी इसका मतलब 400 एम्पियर आंसर हो जाएगा इसका, यानी सी आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। एक आदर्श परिणामित्र ऐसा परिणामित्र होता है जिसमें प्राथमिक व द्वितीयक वर्तों की संख्या बराबर होती है या जो क्रियाहीन होता है या जिसमें क्षरण प्रतिघात व हानियां नहीं होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? एक आदर्श ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जिसमें क्षरण प्रतिघात है और हानियां नहीं होती है उसको आदर्श ट्रांसफार्मर बोला जाता है। जिसमें क्या नहीं होता है? क्षरण प्रतिघात और हानियां नहीं होती है, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। एक निम्न वोल्टेज प्रकाश बार के लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 120 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है या बदलता है, तो सभी निम्न वोल्टेज वाले लैंपों का तुल्यमान प्रतिरोध है वो 9.6 ओम दे रखा है। तो ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडलन है उसमें धारा का मान पूछा गया है, क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। यानी इसमें द्वितीयक वोल्टेज कितनी दे रखी है? 24 वोल्टेज और तुल्यमान प्रतिरोध कितना दे रखा है? हमेशा प्रतिरोध किस तरफ जुड़ा होता है? द्वितीयक वाइंडिंग की तरफ, यानी 9.6 ओम हो जाएगा। रेजिस्टेंस दे रखा है तो हमें आई निकालना है, तो आई बराबर हो जाएगा V बटे में R। V कितना है? 24 वोल्टेज, 24 में 9.6 का भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2.5, यानी बी आंसर हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब वैसे सही है, समझ में आ गया होगा आपको। यानी द्वितीयक के बारे में पूछा गया है, 24 वोल्टेज दे रखा है हमेशा, देखिए ध्यान से, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो 120 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। यानी प्राइमरी वोल्टेज कितनी है? 120 वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है? 24 वोल्टेज और तुल्यमान प्रतिरोध कितना है? 9.6 ओम। और पूछा क्या गया है? द्वितीयक कुंडलन में धारा का मान,
यानी आई बराबर में हो जाएगा वी बटे में आर, या वी एस बोल सकते हैं इसको, छोटा एस लग जाएगा, यानी सेकेंडरी वोल्टेज, यानी 24 बटे में हो जाएगा 9.6, यानी अगर हम 24 में 9.6 का भाग देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5 एम्पियर। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। बड़े ट्रांसफार्मर में जो करोड़ होती है तो उसका आकार वर्तीय अनुप्रस्थ क्षेत्र में बनाया जाता है ताकि कम किए जा सकें। क्या कम करने के लिए बनाया जाता है? शरण प्रतिघात, मोड़दार हानियाँ, लोहा हानियाँ या ताम्र हानियाँ? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। जो बड़े ट्रांसफार्मर में करोड़ का आकार है वो वर्तीय अनुप्रस्थ क्षेत्र में बनाया जाता है, तो इसका क्या कारण होता है? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ताम्र हानियाँ। यानी बड़े ट्रांसफार्मर में करोड़ का आकार है वो वर्तीय अनुप्रस्थ क्षेत्र में बनाया जाता है हमेशा, यानी जो अनुप्रस्थ क्षेत्र होता है, यानी उसको काटते हैं या देखते हैं तो वो गोल होता है, तो उसको क्यों बनाया जाता है? ताम्र हानियों को कम करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलन एक दूसरे के ऊपर कुंडलित की जाती है ताकि किस चीज़ को कम किया जा सके? कुंडलन प्रतिरोध को, ताम्र हानियों को, लोहा हानियों को, या शरण प्रतिघात या लीकेज रिएक्टेंस बोल सकते हैं जिसको। कौन सा आंसर होगा? यानी ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर स्थापित की जाती है या कुंडलित की जाती है, वाइंडिंग की जाती है, तो किस लिए की जाती है? किस चीज़ को कम करने के लिए? जल्दी से बता दीजिए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी शरण प्रतिघात। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। जितने कैंडिडेट देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे, पता नहीं शायद अच्छी नहीं लग रही होगी। चलिए कोई बात नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक में तांबा की मात्रा द्वितीयक से किस प्रकार की होती है? यानी ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है उसमें तांबे की मात्रा द्वितीयक वाइंडिंग की अपेक्षा किस प्रकार की होती है? आधी होती है या दोगुनी होती है या समान होती है? उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डीमार्स में भी आया हुआ है। जिसको भी आंसर पता है जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, हमेशा समान होती है। तांबे की मात्रा प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में दोनों में समान होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण करते समय हमेशा कुंडलन में सप्लाई दी जाती है निम्न वोल्टता की साइड या उच्च वोल्टता की साइड, या निम्न या उच्च वोल्टेज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? यानी ट्रांसफार्मर है उसका अगर ओपन सर्किट परीक्षण कर रहे हैं तो उस समय सप्लाई कौन सी तरफ दी जाएगी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये फेमस क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, हमेशा निम्न वोल्टता की साइड दी जाती है सप्लाई, यानी जिस तरफ वोल्टेज कम होगी उसी तरफ सप्लाई दी जाती है अगर हमें ओपन सर्किट परीक्षण करना हो। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 37 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। हम खुला परिपथ परीक्षण से क्या ज्ञात कर सकते हैं? यानी ओपन सर्किट परीक्षण है वो क्यों किया जाता है, किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। ताम्र हानियाँ या तुल्यमान प्रतिरोध, या लोहा हानियाँ या लोहा हानियाँ व टर्न अनुपात? कौन सा आंसर होगा? यानी ओपन सर्किट परीक्षण है वो किस लिए किया जाता है? हमेशा सप्लाई तो निम्न वोल्टेज की साइड दी जाती है, ये तो आपको बता दिया है मैंने, तो ये किया क्यों जाता है? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी लोहा हानियाँ व टर्न अनुपात को ज्ञात करने के लिए किया जाता है हमेशा, यानी लोहे की हानि कितनी है और टर्न अनुपात कितना है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर पर लघु परिपथ परीक्षण या शॉर्ट सर्किट परीक्षण बोल सकते हैं, तो वह करने के लिए सामान्यतः किस साइड को लघु पथ किया जाता है या कौन से साइड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। उस वोल्टेज कुंडलन को, या निम्न वोल्टता कुंडलन को, या निम्न व उच्च कुंडलन दोनों में से किसी को भी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? यानी अगर हमें ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो तो उस समय कौन सी वाइंडिंग को या कौन सी साइड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है? बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी निम्न वोल्टेज साइड को हमेशा शॉर्ट सर्किट किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए
और जो नया कैंडिडेट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक लघु पतित है तो प्राथमिक प्रेरकता क्या होगा, घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग है वो लघु पतित है या शॉर्ट सर्किट की गई है तो उस समय प्राथमिक प्रेरकता क्या होगा, या प्राथमिक वाइंडिंग का प्रेरकता है वो क्या होगा, कौन सा आंसर होगा इनमें से, जल्दी से बता दीजिए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी घट जाता है। यानी जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक लघु पतित है तो प्राथमिक प्रेरकता घटता है हमेशा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर, जब ट्रांसफार्मर पर भार बढ़ाया जाता है तो भंवरधारा आने पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटती है, बढ़ती है या अपरिवर्तित रहती है या आधी हो जाती है, कौन सा आंसर होगा। जब ट्रांसफार्मर पर भार बढ़ाया जाता है तो भंवरधारा आने पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बहुत सारे कैंडिडेट्स का वैसे जवाब सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, यानी अपरिवर्तित रहती है हमेशा। यानी जब ट्रांसफार्मर पर भार बढ़ाया जाता है या लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भंवरधारा हानियों पर। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर, जब ट्रांसफार्मर पर से भार कम किया जाता है तो कौन सी हानियाँ घटती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी लोड के साथ कौन सी हानियाँ कम होती है, या लोड अगर लोड बढ़ता है तो कौन सी हानियाँ बढ़ती है, अगर लोड कम होगा तो कौन सी हानियाँ घटेगी, भंवरधारा हानियाँ, लोहे हानियाँ, घर्षण या ताम्र हानियाँ, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ताम्र हानियाँ घट जाती है अगर लोड बढ़ेगा, लोड घटेगा तो, यानी समान अनुपाती होती है हमेशा लोड के, लोड बढ़ेगा तो ताम्र हानियाँ भी बढ़ेगी और लोड घटेगा तो ताम्र हानियाँ भी घटेगी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर, ट्रांसफार्मर में भंवरधारा हानियाँ किसके समानुपाती होती है, करोड़ की पटलों की मोटाई पर या पर्दाय की आवृत्ति पर या करोड़ पटलों की मोटाई के वर्ग के या करोड़ में फ्लक्स घनत्व के, कौन सा आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ट्रांसफार्मर में भंवरधारा हानियाँ वो किसके समानुपाती होती है, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, यानी करोड़ पटलों की मोटाई के वर्ग के। हमेशा भंवरधारा हानियाँ किसके समानुपाती होती है, यानी जो करोड़ की पटलें होती है उनके मोटाई का वर्ग है वो उसको बढ़ाएंगे तो उसी के साथ भंवरधारा हानियाँ बढ़ेगी, और उसका जितना भी कम करेंगे मोटाई के वर्ग को उतनी भंवरधारा हानियाँ वो कम हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर, एक ट्रांसफार्मर की खाली स्थान पर दक्षता शून्य होती है, पूर्ण भार पर या 1/4 भार पर या आधे भार पर या शून्य भार पर, यानी दक्षता शून्य कब होती है ट्रांसफार्मर की, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की दक्षता है वो शून्य कब होती है, यानी अगर भार कितना हो तब उसकी दक्षता शून्य हो जाएगी, जल्दी से बता दीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी शून्य भार पर, यानी अगर कोई लोड नहीं जुड़ा होगा तो उस समय एक ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो शून्य होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। एक बड़े ट्रांसफार्मर की दक्षता है वो लगभग कितनी होती है, 96%, 78%, 79%, 74%, कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 96% होती है हमेशा एक बड़े ट्रांसफार्मर की दक्षता। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर, एक व्यवहारिक या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं तो उसमें ताम्र हानियाँ व कुल हानियों की लगभग कितने प्रतिशत होती है, 20%, 25 या 85 या 50, कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है उसमें ताम्र हानियाँ है वो कुल हानियों की लगभग कितने प्रतिशत होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कुल हानियों की 85% होती है दोस्तों ताम्र हानियाँ। अगला हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। ट्रांसफार्मर की करोड़ को पटलित बनाने से किस चीज़ को कम की जा सकती है, हिस्टैरिसीस हानियाँ या भंवरधारा हानियाँ या ताम्र हानियाँ या चरण प्रतिघात को, कौन सा आंसर होगा। यानी अगर हम ट्रांसफार्मर है या परिणामित्र है उसकी करोड़ को पटलित बना देते हैं तो उससे कौन सी हानियाँ कम होगी। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है, जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी भंवरधारा हानियाँ कम की जा सकती है, करोड़ को
प्रचलित बनाने से भंवर धारा हानियाँ कम की जा सकती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। सामान्यतः 5 kVA तक की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। प्राकृतिक वायु शीतलित, तेल शीतलित, जल द्वारा शीतलित या गैस हाइड्रोजन द्वारा शीतलित, कौन सा आंसर होगा? यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जितनी भी भर्तियाँ आती है इलेक्ट्रिशियन बेस पे, तो इनको रट लीजिएगा क्वेश्चंस को। इनकी PDF फाइल भी मैं कुछ देर में अवेलेबल करवा दूंगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सामान्यतः 5 kVA तक की क्षमता वाले थर्मामीटर किस प्रकार से शीतलित होते हैं? तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वायु शीतलित, यानी प्राकृतिक रूप से हो जाती हैं। जो वातावरण की जो वायु होती है उसके द्वारा अपने आप ठंडी हो जाती हैं, जो 5 kVA तक की क्षमता वाले होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 48 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। जिस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग को कभी भी खुला नहीं रखा जाता जब प्राथमिक कुंडलन पर्दाय से जुड़ी रहती है तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। जो इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा मैं उसकी तैयारी मानूंगा एकदम अच्छी, यानी 100 में से 100% है उसकी तैयारी। जल्दी से बता दीजिए कौन सा ट्रांसफार्मर होता है वो। जिस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो कभी भी खुला नहीं रहती है या कभी भी खुली नहीं रहती है, तो प्राथमिक कुंडलन पर्दाय से जुड़ी रहती है। यानी जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है या प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो भी पर्दाय से जुड़ी रहती है, तो वह ट्रांसफार्मर कौन सा कहलाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी करंट ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, यानी उसके अंदर से धारा प्रवाहित होती रहती है एनी टाइम, यानी उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वो दोनों जुड़ी रहती है। इसका आंसर होगा डी, यानी करंट ट्रांसफार्मर। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 49 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है? केवल चुंबकीय रूप से, केवल विद्युत रूप से, चुंबकीय और विद्युत रूप से या भंवर धाराओं के द्वारा, कौन सा आंसर होगा? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर है तो उसमें प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग किसके द्वारा जुड़ी होती है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी चुंबकीय और विद्युत दोनों रूप से जुड़ी होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में। ये आपको याद रखना है, यानी उसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमेशा चुंबकीय और विद्युत रूप से जुड़ी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। जब दो ट्रांसफार्मर समांतर में परिचालित हो रही हैं या चल रही हैं दोनों समांतर क्रम में, तो वे भार को अपनी किसके अनुसार बांट लेते हैं? यानी जो लोड होता है उसको किस हिसाब से बांटेंगे दोनों ट्रांसफार्मर? यानी दो ट्रांसफार्मर है वो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, दो ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो वो दोनों लोड को किस प्रकार से बांटेंगे ये आपको बताना है। जिसको भी आंसर पता है जल्दी से बता दीजिए। दक्षता के हिसाब से या प्रति इकाई प्रतिबाधा के हिसाब से या शरण प्रतिघात के हिसाब से या चुंबकन धारा के हिसाब से बांटेंगे अपने लोड को। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रति इकाई प्रतिबाधा के हिसाब से दो ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में परिचालित हो रही हैं या चल रहे हैं तो वो अपने भार को या लोड को प्रति इकाई प्रतिबाधा के हिसाब से बांट लेंगे, यानी बी आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। पावर ट्रांसफार्मर या शक्ति परिणामीतर इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं कि इनकी दक्षता है वो खाली स्थान पर अधिकतम प्राप्त हो सके। पूर्ण भार से थोड़ा अधिक या पूर्ण भार के लगभग बराबर, पूर्ण भार को फुल लोड भी बोल सकते हैं, या शून्य भार के बराबर या आधे भार के बराबर, कौन सा आंसर होगा? यानी पावर ट्रांसफार्मर इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं कि इनकी दक्षता है वो किस पर अधिकतम प्राप्त हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पूर्ण भार के लगभग बराबर, पूर्ण भार के लगभग बराबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस वाइंडिंग में
किसके कारण होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में धारा रिवर्स होने के कारण, प्रतिरोध के कारण, भंवर धारा के कारण या विरोधी विद्युत बल के कारण? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए। तो कॉपर लॉस को मैंने आपको बोला है ताम्र क्षति भी बोला जाता है, इसको ताम्र हानियां भी बोल सकते हैं। तो कई बार ऐसा ही होता है दोस्तों, कई बार नाम चेंज कर दिया जाए जिससे कि हमारी समझ में नहीं आ जाता है। जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रतिरोध के कारण। हमेशा ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होती है वो किसके कारण होती है? प्रतिरोध के कारण होती है। वाइंडिंग्स में जो प्रतिरोध होता है उसी के कारण। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 53 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। वितरण ट्रांसफार्मर इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं कि लोहा हानियां कम से कम रखी जा सके, क्योंकि इसका क्या कारण होता है? लोहा हानियां कम से कम रखी जा सके, क्योंकि लोहा हानियों के कारण इंसुलेशन खराब हो सकता है, या लोहा हानियों से समय की हानि होती है, या वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं जिनकी प्राथमिक वोल्टेज होती है वो प्रदाय से 24 घंटे तक जुड़ी रहती है, या लोहा हानियों के कारण ट्रांसफार्मर का जो तेल है वो गर्म रहता है। कौन सा आंसर होगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये टेक्निकल हेल्पर में भी पूछा गया है और डीएमआरसी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं जो वितरण लाइनों में उपयोग में लिए जाते हैं, तो उनको किस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं कि लोहा हानियां कम से कम रखी जा सके। तो कुछ कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, यानी वितरण जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी प्राथमिक जो वायरिंग होती है वो पर्दाय से हमेशा 24 घंटे तक जुड़ी रहती है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 54 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। एक ट्रांसफार्मर की पर्दाय वोल्टता सामान्य है परंतु आवृत्ति कम हो गई हो तो इससे क्या होगा? करोड़ में फ्लक्स गंतव्य वो अपरिवर्तित रहेगा, या करोड़ का जो फ्लक्स गंतव्य वो बढ़ जाएगा, या लोहा हानियां कम होगी, या करोड़ फ्लक्स गंतव्य कम होगा? कौन सा आंसर होगा? यानी एक ट्रांसफार्मर की जो पर्दाय है या पर्दाय वोल्टता है वो सामान्य है, यानी सामान्य है पर्दाय वोल्टता, परंतु आवृत्ति कम हो गई है, यानी फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, तो इससे करोड़ में फ्लक्स गंतव्य अपरिवर्तित रहेगा या फ्लक्स गंतव्य बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया था जो ट्रांसफार्मर में आवृत्ति होती है वो किसके विलोम अनुपाती होती है, यानी उल्टी होती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया है, अगर आपको वो याद रहेगा तो आप आंसर दे पाओगे इसका। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, यानी लोहा हानियां कम होगी। एक ट्रांसफार्मर की जो पर्दाय की वोल्टता सामान्य है, यानी वोल्टता वो तो सामान्य है परंतु आवृत्ति कम हो गई है, तो इससे क्या होगा? लोहा हानियां कम हो जाएगी। अगला हमारे क्वेश्चन दोस्तों 55 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। किसी कुंडली में स्वयं प्रेरित वोल्टेज का मान किस पर निर्भर करता है? पर्दाय की वोल्टता पर, या लोहे करोड़ के आकार पर, या बोबिन के आकार पर, या कुंडली में टर्नों की संख्या पर? कौन सा आंसर होगा? यानी कोई भी कुंडली है उसमें स्वयं प्रेरित वोल्टेज का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए। हाँ दोस्तों इसका आंसर होगा पर्दाय की वोल्टता पर निर्भर करता है, हमेशा ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर में उपयोग हुआ तरल, या जो ट्रांसफार्मर में काम में लिया जाने वाला तरल है जिसकी पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य वो 20 kV से या किलो वोल्ट से कम है, तो उसे फेंक देना चाहिए या फिल्टर करना चाहिए, या उपयोग करते रहना चाहिए, या उसमें वार्निश मिला देनी चाहिए? कौन सा आंसर होगा? यानी ट्रांसफार्मर में उपयोग में लिया जाने वाला तरल है जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 20 kV है, 20 kV से भी कम है, तो उसे क्या करना चाहिए? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी फिल्टर करना चाहिए, क्योंकि 20 kV से कम है। अगर ऊपर होती तो फिल्टर करने की भी जरूरत नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी पैराविद्युत सामर्थ्य सही होती। अगर 20 kV से कम है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ पानी की या कोई और अशुद्धियाँ मिली हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 57 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताया। निम्न में से कौन सा तरल है वो ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, या ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए उपयोग में नहीं लेना चाहिए? कौन सा तरल नहीं लेना चाहिए? पानी, खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन तेल, या सिलिकॉन तरल? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। कौन सा तरल पदार्थ काम में नहीं लेना चाहिए ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए?
तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए यानी पानी। अगला हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसका भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर में इंसुलेटिंग तरल के रूप में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? अगर इंसुलेटिंग तरल के रूप में बात की जाए तो कौन सा होगा? जल्दी से बता दीजिए। ट्रांसफार्मर में इंसुलेटिंग तरल के रूप में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? पानी, हाइड्रोकार्बन तरल या ए ग्रेड का खनिज तेल या खनिज तेल, कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी यानी बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही है, यानी हाइड्रोकार्बन तरल होता है जो इंसुलेटिंग तरल के रूप में सबसे उपयुक्त पदार्थ है। अगला हमारा क्वेश्चन है 59 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर तेल की पैरावैद्युतिक सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मापने की शुद्धता किसके द्वारा होती है? टेस्टिंग उपकरण पर निर्भर करती है या ऑपरेटर की दक्षता पर निर्भर करती है, या तभी सही होगी जब तेल का सैंपल है वो ट्रांसफार्मर के टैंक के कंजर्वेटर से लिया गया हो, या सैंपल लेने और टेस्ट उपकरण की सफाई पर भी निर्भर करती है। कौन सा आंसर होगा? इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को आपको समझ में जरूर आएगा। जिसको भी आंसर बताया जल्दी से बता दीजिए। ट्रांसफार्मर की जो तेल होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मापने की शुद्धता किस पर निर्भर करती है? कुछ कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी यानी सैंपल लेने पर निर्भर करती है। तो सैंपल किस प्रकार से लिया जा रहा है, सही तरीके से लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा, और टेस्ट उपकरण की सफाई पर भी निर्भर करती है, यानी जो टेस्ट करने वाला उपकरण है उसकी सफाई कितनी है। अगर उसके टर्मिनलों पर भी अशुद्धियाँ होगी तो सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी यानी सैंपल लेने और टेस्ट उपकरण की सफाई पर निर्भर करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर का शीतलन आवश्यक है दक्षता बढ़ाने के लिए, लॉस कम करने के लिए, ऊष्मा को वातावरण में छोड़ने के लिए या शोर कम करने के लिए, यानी ट्रांसफार्मर्स को ठंडा क्यों किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर की शीतलन का आवश्यक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर हो जाएगा 2-3 ऑप्शन होंगे। एक तो दक्षता भी बढ़ जाती है, लॉस भी कम हो जाते हैं, और ऊष्मा को वातावरण में छोड़ने के लिए, यानी ये डी ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा गया है, यानी उपरोक्त सभी होता है यहाँ पे, यानी डी आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। दक्षता भी बढ़ जाती है, अगर दक्षता कम होगी, अगर जितना भी गर्म होगा और लॉस भी बढ़ जाएंगे अगर गर्म होगा, अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो लॉस भी कम होंगे कुछ ना कुछ, और ऊष्मा को वातावरण में छोड़ा जाता है, यानी ट्रांसफार्मर है वो ठंडा रहेगा। यानी तीनों ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों इसके। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती रह गई। अगला हमारा क्वेश्चन है 61 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नलियों का क्या कार्य होता है? यानी बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिसके बाहर नलियाँ लगी होती है इस प्रकार से, जिसके अंदर से वायु निकलती रहती है। तो उस नलियों का क्या कार्य होता है? सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना, या लोहा हानियाँ कम करना, या ताम्र हानियाँ कम करना, या ट्रांसफार्मर टैंक को शक्तिशाली बनाना, कौन सा आंसर होगा? ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नलियों का क्या कार्य होता है? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए रेडिएटर नलियों का प्रयोग किया जाता है, और साथ में ट्रांसफार्मर को ठंडा भी किया जा सकता है वायु के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है 62 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में सवसक या ब्रीदर का क्या कार्य होता है? वाइंडिंग में इंसुलेशन को बढ़ाना, या वाइंडिंग को ठंडा रखना, या कंजर्वेटर से तेल लिया जा सके, या वायु में से नमी को सोख लेना, क्या कार्य होता है ब्रीदर का? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी यानी वायु में से नमी को सोख लेना, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो वायु जाती है उसकी नमी को सोखना ब्रीदर का कार्य होता है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 63 नंबर, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। कंजर्वेटर होता है ओवरलोड से सुरक्षा युक्ति, या एक ऐसा ड्रम जो टैंक के नीचे जुड़ा होता है, या एक वायु रोधक धातु ड्रम जो टैंक के ऊपरी भाग पर फिक्स होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा आंसर होगा? कंजर्वेटर क्या होता है ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, जल्दी से बता दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कंजर्वेटर क्या होता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी एक वायुरोधक धातु ड्रम होता है जो कि टैंक के ऊपरी भाग पर फिक्स होता है, हमेशा ट्रांसफार्मर के ऊपरी ऊपर स्थित होता है कंजर्वेटर। एक टंकी से दिखाई देती है, उसी को कंजर्वेटर बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 64 नंबर, जल्दी से बता दीजिए, जिसको भी आंसर बताएं। एक ट्रांसफार्मर तेल का निम्न में से एक कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं होता है ट्रांसफार्मर तेल का? प्रेरणिक युग्मन प्रदान करना, या अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करना, या द्वितीयक कुंडलन का शीतलन करना, या प्राथमिक कुंडलन का शीतलन करना। कौन सा आंसर होगा? यानी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 तो सही होंगे, जो तेल कर सकता है ट्रांसफार्मर ऑयल, और एक कार्य नहीं कर सकता। कौन सा नहीं कर सकता इनमें से? बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रेरणिक युग्मन प्रदान नहीं करता है, यानी अतिरिक्त इंसुलेशन भी प्रदान करता है। बी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और द्वितीय कुंडलन को भी शीतलन रखता है, या प्राथमिक कुंडलन को भी शीतलित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों 65 नंबर, जल्दी से बता दीजिए, जिसको भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है? फ्रेम, तेल, वाइंडिंग या करोड़। कौन सा आंसर होगा? यानी कोई भी ट्रांसफार्मर है उसमें कौन सा भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है? जल्दी से बता दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वाइंडिंग ही गर्म होती है सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर में, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 66 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? टैंक में नमी का प्रवेश को रोकना, या टैंक में हवा का प्रवेश रोकना, या शक्ति गुणक में सुधार करना, या तेल को फैलने व संकुचित होने के लिए स्थान प्रदान करना। कौन सा कार्य होता है कंजर्वेटर का? जल्दी से बता दीजिए, जिसको भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, यानी तेल को फैलने व संकुचित होने के लिए स्थान प्रदान करना, या स्थान उनके लिए अवेलेबल करवाना। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 67 नंबर, जल्दी से बता दीजिए, जिसको भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का उपयोग क्यों किया जाता है? प्राइमरी वोल्टेज में बदलाव करने के लिए, या शक्ति गुणक में एडजस्टमेंट करने के लिए, या द्वितीयक वोल्टेज में एडजस्टमेंट करने के लिए, या प्राथमिक व द्वितीयक वोल्टेज बदलने के लिए। कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन है। DMRC में भी आया हुआ है, टेक्निकल हेल्पर में भी आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को रट लेना दोस्तों। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी द्वितीयक वोल्टेज में एडजस्टमेंट करने के लिए, यानी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 68 नंबर, जल्दी से बता दीजिए, जिसको भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में जो रसायन उपयोग में किया जाता है वह कौन सा होता है? पानी, सिलिका जेल, नमक या खनिज तेल। कौन सा आंसर होगा? ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में जो रसायन उपयोग किया जाता है तो वह कौन सा होता है? पानी, या सिलिका जेल, या नमक, या खनिज तेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सभी कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सिलिका जेल हो जाएगा, उपयोग में लिया जाता है हमेशा ब्रीदर में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 69 नंबर, जल्दी से बता दीजिए, जिसको भी आंसर पता है। शोषक सिलिका जेल का रंग किस प्रकार का होता है? नीला, हल्का पीला, गुलाबी या हरा। यानी शुष्क सिलिका जेल होती है, उसका रंग किस प्रकार का होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें मात खा जाते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स। नीला होता है, या हल्का पीला होता है, या गुलाबी होता है, या हरा होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी नीला होता है हमेशा। शोषक सिलिका जेल के बारे में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर, जल्दी से बता दीजिए, जिसको भी आंसर पता है। नमी युक्त सिलिका जेल का रंग किस प्रकार का होता है? यानी शुष्क का रंग होता है नीला, तो नमी युक्त का किस प्रकार का होगा? लाल होगा, भूरा होगा, या गुलाबी होगा। कौन सा आंसर होगा? लगभग सभी कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी गुलाबी हो जाता है हमेशा नमी सोखने के बाद में सिलिका जेल का रंग, यानी डी आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसफार्मर का, जल्दी से बता दीजिए, जिसको भी आंसर पता है। छोटे वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से सुरक्षा में से कौन सा उपयोग नहीं होता है? बुकोल्ज रिले नहीं लगा होता है, या ओवर करंट प्रोटेक्शन नहीं होता है, या ओवरफ्लो प्रोटेक्शन नहीं होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा इनमें से? यानी छोटे टाइप के जो वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें
सुरक्षा में से कौन सा उपयोग नहीं होता है? कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रदान नहीं की जाती? बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी बुकोल्ज रिले नहीं लगी हुई होती है उनमें। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। आपको आज की क्लास कितनी अच्छी लगी? अगर आपको मेरे द्वारा कोई भी गलती लगी है तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको कोई गलती लगी हो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। आप सभी को यह क्लास कितनी अच्छी लगी? 100%, 90%, 75%, 20%, 25%, सॉरी 50% या 25% या 10% या 0%? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए। हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेकर आएंगे इसी प्रकार से। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी से कहना चाहूँगा जितने कैंडिडेट्स देख रहे थे प्लीज़ इस टेस्ट को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को पता चल सके इन क्लासेस के बारे में और सभी को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का दिन शुभ रहे। आपका भरोसा हमारा साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।